वेलकम टू मेडिफाई। सो लेट्स स्टार्ट। एस्थमा। एस्थमा क्या होता है? सो इट इज़ इन्फ्लामेटरी डिसीज ड्यू टू टाइप 1 hypersensitivity reaction. It leads to bronchial constriction which causes chest pain due to hypoxia. मतलब क्या हुआ कि भैया टाइप 1 hypersensitivity रिएक्शन हुई है जो आपने पैथो में पढ़ी है, अपन ने साथ में पढ़ी थी पैथो में। फिर दूसरा, ये ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन को उसने लीड करा कि भैया ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन हुआ जिस कारण से क्या हुआ, चेस्ट पेन हो रहा है हाइपोक्सिया की वजह से। देन वी टॉक अबाउट अस्थमा जो होता है वो दो टाइप में बांटा हुआ है। एक होता है एक्यूट अस्थमा एंड सेकंड इज क्रॉनिक अस्थमा। एक्यूट अस्थमा जो होता है, एक्यूट अस्थमा इज जस्ट लाइक दैट कि खांसी हो रही है 6 दिन से, ठीक है। क्रॉनिक अस्थमा इज दैट कि भैया खांसी हो रही है 15 दिन से, ठीक है। तो एक्यूट अस्थमा में अपन ट्रीट कैसे करेंगे? एक्यूट अस्थमा को ट्रीट करने के लिए अपन देते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स। क्या देते हैं? ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं जो कि ब्रोंकोस को डायलेट कर देंगे। सेकेंड थिंग जो क्रॉनिक वाले में देते हैं, इट इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी। मैंने बताया था कि एंटी इन्फ्लामेटरी क्योंकि ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी डिसीज़ होती है, तो इसलिए एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं ताकि जो इन्फ्लामेशन हुआ है वो कम हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन इसके जो ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी होती है, इसको अपन रिलीवर थेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलीवर थेरेपी। रिलीवर थेरेपी बोलते हैं जिसमें ड्रग्स आती है, पहली बीटा टू एगोनिस्ट, सेकेंड इज एंटीकोलिनर्जिक, थर्ड इज थियोफाइलिन एंड फोर्थ इज MgSO4। MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। थियोफाइलिन क्यों? चाय, उसमें सुना हो कि जब खांसी होती है चाय पी लो ठीक हो जाएगी, तो वो इसी कारण से होती है। देन वी टॉक अबाउट द क्रॉनिक अस्थमा ट्रीटमेंट, तो इट इज एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग को अगर अपन बोले तो इट इज़ कंट्रोलर थेरेपी, क्योंकि कंट्रोल कर रही है पूरा अस्थमा को, कंट्रोल कर लेगी। और जो तुम्हारी ब्रोंकोडायलेटर्स है वो रिलीव करा देगी अस्थमा से, भी अस्थमा नहीं है। छोटा अस्थमा है तो रिलीवर, बड़ा अस्थमा है तो कंट्रोलर। देन वी टॉक अबाउट कंट्रोलर थेरेपी में ड्रग कौन कौन सी है? मास्ट सेल इनिबिटर, लॉक्स इनिबिटर, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। आओ बात करते हैं इन सब की। दिस इज अ यूजुअल पैथोलॉजी ऑफ एस्थमा। हो क्या रहा है? ये तुम्हारा एलर्जन है। क्या है तुम्हारा? एलर्जन है। एलर्जन क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि IgE एंटीबॉडी इज ओनली एक्टिवेटेड विद एलर्जी। ओनली तो नहीं बोल सकते, हाँ मोस्टली एक्टिवेटेड विद एलर्जी। तो कोई एलर्जन है जो बाहर से आया है, बाहर से आया एलर्जन कहाँ अटैच हुआ? मास्ट सेल के रिसेप्टर्स पे। रिसेप्टर पे क्या? मास्ट सेल के सरफेस पे। सरफेस पे क्या लगा हुआ? IgE एंटीबॉडीज। वो उस पर अटैच हुआ आके। जैसे ही वो अटैच हुआ, यहाँ पे 5-लॉक्स एंजाइम, कौन सा एंजाइम? 5-लॉक्स एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेट हुआ, जिसने क्या कराया? डीग्रेनुलेशन कराया। जिसने क्या कराया? डीग्रेनुलेशन कराया। डीग्रेनुलेशन कराने से मास्ट सेल टूटा। मास्ट सेल के टूटने से सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो गए। क्या रिलीज हुआ? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स में कौन कौन से हैं? इंटरल्यूकिन और ल्यूकोट्रिन्स। इंटरल्यूकिन में आता है अपने पास इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 4। ल्यूकोट्रिन्स में आते हैं ल्यूकोट्रिन C एंड ल्यूकोट्रिन C4 एंड ल्यूकोट्रिन D4। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट जो ल्यूकोट्रिन अब रिलीज हुए हैं वो जाएंगे ब्रोंकस के पास। ब्रोंकस में एक रिसेप्टर होता है जहाँ पे ल्यूकोट्रिन एक्ट करते हैं, विच इज CYSL T1 रिसेप्टर। CYSL T1 रिसेप्टर जो होता है वो तुम्हारा किससे बाइंड करेगा? ल्यूकोट्रिन से बाइंड करेगा। ल्यूकोट्रिन से बाइंड करने के बाद वो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कॉज करा देगा। एंड दिस इज द एंड। ये सारी चीज़ें हो रही है। सबसे पहले क्या हुआ? एलर्जन आया, IgE से बाइंड हुआ मास्ट सेल के ऊपर, मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन हुआ, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज हुए, इंटरल्यूकिन और ल्यूकोट्रिन्स। ल्यूकोट्रिन्स गए कहाँ पे? तुम्हारे CYSL T1 रिसेप्टर्स पे गए, जिसने ब्रोंकल कंस्ट्रक्शन कराया, जिसमें में कफिंग हो रही है, एस्थमा हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कौन सी ड्रग देंगे, तो इट इज़ ओमालिजुमैब विच इज़ अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो कि तुम्हारे उसको रोकेगी। किसको रोकेगी? IgE को रोकेगी बाइंड करने से। सेकंड थिंग, लॉक्स इनिबिटर देंगे जो कि 5-लॉक्स एंजाइम को रोकेगा। थर्ड थिंग, इंटरल्यूकिन को रोकने के लिए बना से मिजालीजुमैब जो कि इंटरल्यूकिन को रोकेगा। देन वी हैव ड्रग विच इज एंटागोनिस्ट ऑफ CYSL T1 रिसेप्टर विच इज़ मोंटेल्यूकास्ट, तो वो उसको रोकेगा ताकि तुम्हारा एस्थमा ब्रोंक कंस्ट्रिक्ट ना करे। एंड लास्ट, इन सबको रोकने के लिए, इन सबका ब्रोंकल कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए एक ड्रग होती है विच इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि सब कंस्ट्रक्शन को रोकेगी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द रिलीवर थेरेपी। लेट्स टॉक अबाउट द रिलीवर थेरेपी। रिलीवर थेरेपी से बात करने से कौन कौन सी ड्रग अपन बात करेंगे उसकी बात कर लेते हैं, फटाफट आ जाओ। तो रिलीवर थेरेपी की बात करेंगे। रिलीवर थेरेपी में जो एक्यूट एस्थमा होता है उसका ट्रीटमेंट दे के रखा है, ठीक है। रिलीवर थेरेपी सबसे पहले आती है बीटा 2 एगोनिस्ट। क्या आती है? बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट की अगर बात कर ले तो वो क्या क्या करेगी? बीटा 2 को स्टिमुलेट करेगी, ऑब्वियस सी बात है।
बीटा टू स्टिमुलेशन। अब तो मेरी बात सुनो, मैं तुमको जब अपन सिंपैथेटिक सिस्टम पढ़ रहे हो तो मैंने एक बताया था कि कोई भी टू रिसेप्टर हो, भले वो M2 हो, बीटा टू हो, अल्फा टू हो, वो हमेशा अपोज यानी कि डायलिएट करेगी। अगर अगर कंस्ट्रक्शन अपना मेन काम होता है तो वो डायलिएट करेगी, वेजो डायलेशन कराएगी, सब कुछ रिलैक्स, मसल रिलैक्स कराएगी, ये सारी चीज़ें कराती है टू वाले रिसेप्टर ना, बीटा टू, M2 और अल्फा टू। जैसे कि अल्फा टू एक ऑटो रिसेप्टर होता है तो वो तुम्हारे सिकेशन को रोकता है, रोकेगा, हाँ बढ़ाएगा नहीं, रोकेगा। ठीक है, तो बात करते हैं अपन बीटा टू एगोनिस्ट की। तो बीटा टू एगोनिस्ट क्या करेगा, ब्रोंकस पे होता है तो कॉज करेगा ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंको डायलेशन कॉज कराएगा। एडिशनल में ये म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इंक्रीज कराता है म्यूकस प्रोडक्शन को, म्यूकस प्रोडक्शन को इंक्रीज कराता है। देन वी टॉक अबाउट, अपने पास कुछ ड्रग्स होती है, अपने पास कुछ ड्रग होती है विच आर, इसमें देंगे कौन से, सबसे बड़ा सवाल ये उसमें आता है कि ड्रग देनी कौन सी है। तो जब अपन ड्रग्स की बात करेंगे तो इसमें अलग अलग ड्रग्स होती है। जैसे अगर बात करें नॉन स्पेसिफिक बीटा एगोनिस्ट, मतलब बीटा एगोनिस्ट मतलब बीटा वन पे भी ऐड करेगा, बीटा टू पे भी ऐड करेगा, बीटा थ्री पे भी ऐड करेगा। सो इट इज अ एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एंड सेकंड इज आइसोपिनालीन, आइसोप्रीनालीन। एपिनेफ्रिन अल्फा और बीटा दोनों पे ऐड करती है, अल्फा वन अल्फा टू एंड बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री तीनों पे ऐड मतलब सब पे ऐड करती है। एंड इट इज सबक्यूटेनियसली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रिटल एस्थमा, ब्रिटल एस्थमा, ब्रिटल एस्थमा में यूज़ करते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक आता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ब्रिटल एस्थमा होता है ना, इट इज़ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। तो जो नॉर्मल एस्थमा होता है अपन उसमें क्या देंगे, आएगा सब धीरे धीरे आएगा। आइसोपेनालिन क्या होता है, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री तीनों पे ऐड करता है, तो बीटा टू पे ऐड कर लेगा ये, और तुम्हारा सेम ब्रिटल एस्थमा और इन सारी चीज़ों पे काम करेगा। एस्थमा भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं दे सकते। अब सुनो मेन बात, स्पेसिफिक बीटा टू, स्पेसिफिक बीटा टू एगोनिस्ट, इसमें अपन तीन पार्ट में बांटते हैं, विच इज साबा, लाबा एंड अल्ट्रा लाबा। अब साबा क्या होता है, लाभा क्या होता है, अल्ट्रा लाभा क्या होता है, उसकी बात कर लेते हैं फटाफट। देखो साबा इज व्हाट, शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट। अब बीटा टू एगोनिस्ट तो कॉमन है सब में, ठीक है। एल ए इज फॉर लॉन्ग एक्टिंग एंड अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, एंड अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। द शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट इट इज फॉर एक्यूट अस्थमा, एक्यूट अस्थमा भी नहीं, एक्यूट अस्थमेटिक अटैक, एक्यूट अस्थमा अटैक। लॉन्ग एक्टिंग इज ये मेनली 12 घंटे तक काम करती है लॉन्ग एक्टिंग वाली। और ये दोनों किस में इस्तेमाल होती है, क्रॉनिक में, क्रॉनिक अस्थमा, ठीक है। क्रॉनिक अस्थमा या फिर मेंटेन जो होता है ना, मेंटेन करना पड़ता है जो अस्थमा की ड्रग, वो उसमें इस्तेमाल करते हैं। और ड्रग के नाम अगर देख ले अपन तो इसमें आती है साल्ब्यूटामोल, साल्ब्यूटामोल। नेक्स्ट इज टर्ब्यूटालीन, टर्ब्यूटालीन। इसमें देखेंगे तो सेम, जिसमें इसमें साल्ब्यूटामोल है, इसमें साल्मेट्रोल है, साल्मेट्रोल। और इसमें साल्ब्यूटामोल है, इसमें साल्मेट्रोल है, वैसे इसमें इंडेक्टेरॉल है, अल्ट्रा लावा में इंडेक्टेरॉल, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट फॉर्मेट्रॉल। अभी फॉर्मेट्रॉल कहाँ से आया बीच में, फॉर्मेट्रॉल तो कहीं पूरे उसमें ही नहीं है, तो हम दिखा रहे हैं। देखो फॉर्मेट्रॉल और फॉर्मेट्रॉल इज साबा प्लस लाबा प्लस, और इट इज स्मार्ट। अब ये साबा तो फुल फॉर्म पता था कि भैया शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट, लाबा का पता है कि भैया लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट। अब ये स्मार्ट क्या है, स्मार्ट इज जल्दी बताओ, स्मार्ट इज सिंगल मेंटेनेंस एंड रिलीवर थेरेपी।
सिंगल मेंटेनेंस एंड रिलीवर थेरेपी. साबा इज फॉर रिलीवर थेरेपी, लाबा इज फॉर मेंटेनेंस. इन दोनों का मिक्सचर इज स्मार्ट सिंगल मेंटेनेंस इन रिलीवर थेरेपी. मतलब एक फॉर्मेट्रॉल दे दो, तुम्हारा एक्यूट अस्थमा पूरा ठीक हो जाएगा, पूरा एक्यूट अस्थमा ठीक हो जाएगा एक फॉर्मेट्रॉल की टेबलेट से. इसका रूट देख लो फटाफट, तो ओरल रूट आता है, ठीक है. इनहेलर भी आता है इसका, और आई सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी लगते हैं जब अपने को सस्टेन लेवल चाहिए इसकी, और इंजेक्शन यानी कि आईवी भी लगता है जब इमरजेंसी होगी. इसका सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में अपन टर्ब्यूटालिन डालते हैं, टर्ब्यूटालिन मिक्स करते हैं, और आईवी में अपन अपना डालते हैं सालमेट्रोल डालते हैं, सालमेट्रोल डालते हैं. और ये क्यों डालते हैं? बिकॉज स्टेटस एस्थमेटिकस, स्टेटस एस्थमेटिकस यानी कि सीवियर अस्थमा अटैक में डालते हैं, एक्यूट सीवियर अस्थमा अटैक में डालते हैं अपन इसको. देन वी नेक्स्ट टॉक अबाउट एंटीकोलिनर्जिक्स. एंटीकोलिनर्जिक्स का क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जल्दी बताओ. एंटीकोलिनर्जिक्स इज फॉर M3 ब्लॉकेज. M3 ब्लॉकेज यानी कि M3 होते हैं GQ रिसेप्टर होता है, उसको ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा? फॉस्फोलाइपेज C क्या हो जाएगा? फॉस्फोलाइपेज C कम हो जाएगा. उसके कम होने से IP3 और DAG भी कम हो जाएगा. IP3 प्लस DAG भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. एंड इट लीड्स टू लेस कैल्शियम एंड इट लीड्स टू ब्रोंकोडाइलेशन. ठीक है, मैंने क्या बोला था? बीटा 2 मतलब 2 जहाँ होगा वो कराएगा डाइलेशन, रिलैक्सेशन, सिक्रेशन को रोकना, ये सारे काम. जहाँ ऑड नंबर है 1 है 3 है वो सब क्या कराएंगे? एक्सलरेट काम कराएंगे, स्टिमुलेशन कराएंगे, सिक्रेशन को बढ़ाएंगे. लेकिन अगर 3 या ऑड नंबर को तुम ब्लॉक कर दोगे तो वो डाइलेशन कॉज कराएंगे. ठीक है, ये रहा. और एंटीकोलिनर्जिक कौन कौन से? सो इट इज इटोवा. इटोवा इज फॉर इपराट्रोपियम, टायोट्रोपियम, ऑक्सीट्रोपियम, and A is for echidnium. echidnium. तो ये 4 ड्रग होती है किसके लिए? अपने उसके लिए एंटीकोलिनर्जिक्स में. लेकिन इसमें होता है डिवीजन. इसमें क्या डिवीजन होता है? फटाफट देख लो इधर. इसमें डिवीजन आता है कि ये जो होती है टायोट्रोपियम, ऑक्सीट्रोपियम और एकेडनियम, दीज आर लामा. दीज आर व्हाट? दीज आर लामा मतलब लॉन्ग एक्टिंग. ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग मस्केनिक एंटागोनिस्ट, long acting muscarinic antagonist, and the ipratropium is only short acting, so it is sama. साबा क्यों नहीं है? क्योंकि बीटा नहीं है, इस बार मस्कनिक रिसेप्टर है, इसलिए सामा बोल रहे हैं, शॉर्ट एक्टिंग मस्कनिक एंटागोनिस्ट. एंड व्हाट इज मस्कनिक एक्टिंग ही बोल सकते हैं ना, एंटागोनिस्ट ठीक है. एंड व्हाट इज लामा? लामा इज लॉन्ग एक्टिंग मस्कनिक एंटागोनिस्ट. ठीक है, ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है, ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है. शॉर्टेस्ट एक्टिंग कब देंगे? ऑब्वियसली बात है जब तुमको एलर्जिक अटैक आएगा या अस्थमेटिक अटैक आएगा तब अपन देंगे इसको इप्राट्रोपियम. ठीक है, तो इप्राट्रोपियम ट्रीटमेंट ऑफ, ये याद रखना, लामा जो होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ COPD में काम आते हैं रादर देन एलर्जिक अस्थमा. ठीक है, सिर्फ इप्राट्रोपियम जो होता है ओपन देते हैं. लेकिन याद रखना इप्राट्रोपियम से एक अलग चीज़ आती है. इप्राट्रोपियम leads to paradoxical ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन. अब ये क्या कहानी है कि इप्राट्रोपियम देने से ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा? अब तक तो सुना था कि ब्रोंकोडाइलेशन करा रहा है, अब ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन क्यों करा रहा है? तो देखो, इप्राट्रोपियम जो होता वो कहाँ एक्ट करेगा, जल्दी बताओ. इप्राट्रोपियम एक्ट ऑन M3 रिसेप्टर, उसको ब्लॉक कर देगा. उसको ब्लॉक करने से इसमें हो जाएगा ब्रोंकोडाइलेशन, राइट? ठीक है, ब्रोंकोडाइलेशन हो गया, नो डाउट करा रहा है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो ये इफेक्ट दिख रहा है तुम्हारा इप्राट्रोपियम में. लेकिन अब पैराडॉक्सिकल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन क्यों करा रहा है? तो उसको मैं बना रहा हूँ डब्बा. अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है. पैराडॉक्सिकल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन क्या होता है कि जब इप्राट्रोपियम पे अपन देते हैं तो इप्राट्रोपियम M2 को भी ब्लॉक करता है, ऑल्सो ब्लॉक्स M2. जब वो M2 को ब्लॉक करेगा तो M2 इज प्री सिनेप्टिक.
सो M2 इज फ्री. ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. सो पैराडॉक्सिकल ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कैसे हुआ? क्योंकि तुम्हारे जो इप्राट्रोपियम है उसने जाके ब्लॉक करा किसको? उसने ब्लॉक करा तुम्हारे M2 को भी. ऐसा बता रहे हैं कि M2 को भी ब्लॉक करता है ये, विच इज़ प्री सिनेप्टिक. अगर उसने वो प्री सिनेप्टिक है, मतलब क्या करेगा? ये तुम्हारे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन के सिक्रेशन को रोकता है. ये काम होता है प्री सिनेप्टिक का. जैसे कि अगर अल्फा 2 की बात करेंगे तो अल्फा 2 भी क्या है? प्री सिनेप्टिक है, तो वो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को रोकता है. यही सेम. तो अगर इसने ब्लॉक करा M2 को, तो M2 से एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा. उसके बढ़ने से क्या होगा? जो तुम्हारा डायलिएशन है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा. समझ रहे हो? जो डायलिएट हो रहा है वो कंस्ट्रिक्ट होने लगेगा. सो इट लीड्स टू इंक्रीज इन एसिटाइल कोलिन. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज, बस इतना ही हो गया. हाँ, तो इसको ओवरकम करने के लिए एक ड्रग होती है विच इज टायोट्रोपियम. ट्रायोट्रोपियम इज ड्रग विच यूजेज इन दिस केसेस. ठीक है. जब ये स्पेसिफिक M3 एंटागोनिस्ट होता है तो then we talk about theophylline. Theophylline is what? Theophylline is natural methylxanthine. Theophylline is natural methylxanthine. नेचुरल मिथाइलजेंथीन जो होता है वो अलग अलग फॉर्म में मिलता है. जैसे कि अपन टी, कॉफ़ी और चॉकलेट की बात करेंगे तो टी में अपने को मिलता है थियोफाइलिन के फॉर्म में, कॉफ़ी में मिलता है कैफीन के फॉर्म में, एंड चॉकलेट में मिलता है थियोब्रोमीन के फॉर्म में. किस फॉर्म में मिलता है? थियोब्रोमीन के फॉर्म में. बात करते हैं अगर टी की, तो थियोफाइलिन में ये इट इज़ यूज फॉर ब्रोंको डायलिएशन. इट इज़ यूज फॉर ब्रोंको डायलिएशन. ठीक है. और रही बात कैफीन में, तो कैफीन में किस फॉर्म में मिलेगा? अलर्टनेस बढ़ाने के, अलर्टनेस को बढ़ाएगा. याद रखना, किसको बढ़ाएगा? अलर्टनेस को बढ़ाएगा. देन नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थियोफाइलिन. थियोफाइलिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे. थियोफाइलिन का अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं बहुत सारे. सबसे पहले जो अपन निमोनिक बोलते हैं विच इज़ पंची. पंची स्टैंड्स फॉर PANCHI. अब क्या क्या मतलब है? P इज़ फॉर PDE इनहिबिटर, जो इंक्रीज करता है साइक्लिक AMP को. और कौन सा PDE? तो PDE4. नॉन PDE3 और PDE5 को भी इफेक्ट डालेगा, लेकिन इतना नहीं, इतना PDE4 को डालता है थियोफाइलिन. देन वी नेक्स्ट टॉक अबाउट एडेनोसिन A1 ब्लॉकर. A फॉर एडेनोसिन A1 ब्लॉकर. N इज फॉर NF कप्पा B एक्टिविटी इंक्रीजेस. मतलब NF कप्पा B ये अपन ने कहाँ पढ़ा था? तो NF कप्पा B अपन ने पढ़ा है उधर पैथोलॉजी में. NF कप्पा भी अपन ने देखा था ब्लड कैंसर में, जब अपन ल्यूकेमियास पढ़ रहे थे तो अपन ने NF कप्पा भी देखा था. तो उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है कौन? अपना थियोफाइलिन, विच लीड्स टू एपोजिशन, अपना एपोप्रोसेस ऑफ WBC के एपोप्रोसेस को बढ़ाता है NF कप्पा भी, जो अपन ने वहीं देखा था, ल्यूकेमिया में देखा था, ब्लड कैंसर में. देन वी टॉक अबाउट C स्टैंड्स फॉर कैल्शियम रिलीज इनहिबिटेड. कैल्शियम रिलीज को रोक देगा, कैल्शियम रिलीज को इनहिबिट करेगा. ये सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका होता है? मैग्नीशियम सल्फेट का होता है. उस पर ऐसे उस पर भी काम करता है, मतलब उस पर वैसे भी काम करेगा. H इज़ फॉर हिस्टोन डीएसिटाइलेज, मतलब हिस्टोन को भी तोड़ता है, हिस्टोन प्रोटीन को भी तोड़ेगा, मतलब सेल को तोड़ रहा है. हिस्टोन इज व्हाट? हिस्टोन मतलब न्यूक्लियस. हिस्टोन प्रोटीन H1 to H4, याद है ना? 11वीं. ठीक है. देन I इज़ फॉर इंटरल्यूकिन 5 इन्फ्लामेटरी डिक्रीजेस. एंड मतलब इंटरल्यूकिन 5 को कम करता है, इंटरल्यूकिन 20 को बढ़ाता है. इंटरल्यूकिन 20 जो होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी इंटरल्यूकिन होता है, लेकिन वहीं अगर इंटरल्यूकिन 5 देखेंगे तो इट इज़ अ इन्फ्लामेटरी इंटरल्यूकिन. सो इंटरल्यूकिन 5 को कम करेगा और इंटरल्यूकिन 20 को बढ़ाएगा. जो मेन मैकेनिज्म होता है जो अपन थियोफाइलिन को लेके बैठे हैं, विच इज़ PDE4 इनहिबिटर. PDE4 का इनहिबिशन कराता है. थियोफाइलिन जो होता है वो इनहेलेशन फॉर्म में कभी नहीं दिया जाता. इट इज़ गिवन इट, और ना ही IV फॉर्म में दिया जाता है. मतलब इसको देंगे कैसे थियोफाइलिन को? या तो इंट्रामस्कुलर देंगे, या तो सबक्यूटेनियस देंगे, या तो फिर अपन सबलिंगुअल दे देंगे, या अपन उसको दे देंगे अपना एनल रूट से दे देंगे. लेकिन कभी भी इनहेलेशनल और IV नहीं देते. IV को नहीं देते क्योंकि IV में इनसॉल्युबल नहीं होता है पानी से, ये वाटर से इनसॉल्युबल होता है. सो जैसे इस ब्लड में जाएगा तो ब्लड में इनसॉल्युबल जैसा पड़ा रहेगा, तो ब्लड में हो सकता है सेटल हो जाए. ठीक है, तो इसलिए नहीं देते. देन वी टॉक अबाउट थियोफाइलिन. थियोफाइलिन जो होता है वो फॉर्मुलेटेड होता है एज कंट्रोल रिलीज एंड एक्सटेंडेड रिलीज ऑफ टैबलेट्स. मतलब टैबलेट के फॉर्म में देते हैं, सबक्यूटेनियस कुछ भी. तो थियोफाइलिन को ओरल फॉर्म में देंगे कैसे? देने के लिए अपन ने ओरल फॉर्म में टैबलेट्स निकाली विच इज़ इटोफाइलिन. इटोफाइलिन इज लॉन्गर एक्टिंग प्रिपरेशन. इट इज़ व्हाट? इट इज़ लॉन्गर एक्टिंग प्रिपरेशन इटोफाइलिन. एंड अमाइनोफाइलिन इज इट कैन बी गिवन IV एज इट इज़ यूजिंग स्टेटस एस्थमेटिकस. तो थियोफाइलिन का जो अपना IV फॉर्म है वो है अपना अमाइनोफाइलिन. ये सारी बातें तो हो गई. अपन ने इसमें एक टॉपिक मिस कर दिया है, वो मैं बताता हूँ. यहाँ पे लिख के बताना पड़ेगा वो, या इतनी जगह में तो आ जाएगा कुछ. ये जो मैकेनिज्म होता है ना थियोफाइलिन का, क्या मैकेनिज्म होता है? PDE4 PDE4 का मतलब क्या होता है? फॉस्फोडाई एस्टरेज. रखना, PDE इज फॉर फॉस्फोडाई एस्टरेज 4 एंजाइम का इनिबिशन. सो कुछ नई ड्रग्स आती है, न्यू ड्रग्स जो कि अभी मार्केट में आई है.
वो PDE4 इनहिबिटर मैकेनिज्म पे चलती है एंड ड्रग्स आर रोफ्यूमिलास्ट 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 एंड सेकंड इज क्लोमिलास्ट या सिलोमिलास्ट. रोफ्यूमिलास्ट एंड सिलोमिलास्ट ये दोनों न्यू डिस्कवर ड्रग है. MCQ क्वेश्चन आता है इसलिए बताया. ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द थियोफाइलिन. तो फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं. थियोफाइलिन में थियोफाइलिन का फार्माकोकाइनेटिक देखेंगे तो इट इज़ अ नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग. नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग मतलब इसमें रिक्वायर होती है मॉनिटरिंग. इसमें रिक्वायर होती है मॉनिटरिंग. ठीक है, मतलब लो सेफ्टी मार्जिन ड्रग है. थेरेपेटिक रेंज देखेंगे तो 5 to 15 mg/dl. 5 to 15 mg/dl बहुत ही लो थेरेपेटिक मार्जिन है. मतलब 15 से ज़्यादा होगा तो भी इफेक्ट कराएगा, टॉक्सिसिटी कॉज करा देगा. 15 से कम होगा तो इफेक्ट नहीं शो करेगा. सुनना क्या बोल रहा हूँ. 15 से ज़्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी कॉज कराएगा, 5 से कम होगा तो इफेक्ट शो नहीं करेगा. ठीक है. मेटाबॉलिज्म CYP1A2 से ये क्या होता है, मेटाबोलाइज होता है. CYP1A2 से सिर्फ 2 ड्रग्स मेटाबोलाइज होती थी, वो मैंने बताया तुमको जर्नल उसमें बताया, जर्नल फार्माकोलॉजी में. ठीक है. देन वी टॉक अबाउट 15 से ज़्यादा अगर दे दिया अपन तो इसको बोलते हैं थियोफिलिन टॉक्सिसिटी विच लीड्स टू. इसके 5 इफेक्ट होते हैं. किडनी, न्यूरॉन, हार्ट, GIT और वेसल्स पे इसके इफेक्ट आते हैं. किडनी पे क्या होगा, डायूरेसिस. न्यूरॉन पे सीजर्स. हार्ट पे पाल्पिटेशन और एरिदमिया. हार्ट पे क्या होगा, पाल्पिटेशन एंड एरिदमिया हो जाएगा. देन GIT अपसेट. GIT क्या होगा, GIT अपसेट मतलब नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब कॉज हो जाएगा. वेसल्स में वेजोडाइलेशन कॉज कराएगा. वेजोडाइलेशन कॉज कराएगा विच लीड्स टू हेडेक. अगर अपनी क्रेनियल वेसल्स पे ऐसे वो करा दिया डायलेशन, सो माइग्रेन भी हो सकता है ना. सो क्या हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है. अच्छा, किडनी का डायरोसिस और न्यूरॉन का सीजर, ये पता ये आता है, ये दोनों जो इफेक्ट है ना, ये दोनों इफेक्ट आते हैं ड्यू टू एडेनोसिन ब्लॉक रिसेप्टर. पता ना, एडेनोसिन A1 रिसेप्टर ब्लॉकेज, तो उससे ऐसे ही आ रहा है. एडेनोसिन ब्लॉकर इफेक्ट से होता है ये. और जो तुम्हारा हार्ट पाल्पिटेशन और एरिदमिया है, ये दोनों से होता है. एडेनोसिन वाले से भी होता है और नीचे जो आगा उसकी वजह से भी होता है. एंड दिस टू इज़ फॉर PDE इनहिबिटर. अगर समझ में नहीं आया हो कमेंट डाल देना, रिपीट करने का बोल देना कि लेक्चर अच्छा नहीं बना है. ठीक है. इनहिबिटर ये दोनों से होता है. ये वाला ये वाला. ठीक है. सो ये तुम्हारे हो गए थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी. लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट. मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो इनहिबिट करता है कैल्शियम रिलीज को. किसको इनहिबिट करता है, कैल्शियम रिलीज को इनहिबिट करता है. कैल्शियम रिलीज को इनहिबिट करने के अलावा इसके यूजेस देखते हैं सारे. तो इट इज निमोनिक ऑफ टैबलेट्स विच इज टॉर्सिडिस डी पॉइंटिस. टॉर्सिडिस डी पॉइंटिस मतलब QT इंटरवल को बढ़ाता है, याद रखना, QT इंटरवल को बढ़ाता है विच इज लीड्स टू टॉर्सिडिस डी पॉइंटिस. A फॉर एंटासिड, B इज फॉर बेरियम टॉक्सिसिटी. बेरियम टॉक्सिसिटी या फिर बेरियम जो होता है ना वो कैल्शियम पॉइजनिंग कॉज कराता है, इसलिए बेरियम का एब्जॉर्प्शन कराता है. देन लीड्स टू लक्सेटिव. लक्सेटिव इज फॉर स्टमक, मतलब ये क्या कराएगा, ये डायरिया कॉज कराता है. लक्सेटिव मतलब जो डायरिया कॉज करा उसको लक्सेटिव बोलते हैं. एक्लेम्जिया मतलब ब्रेन से रिलेटेड होता है. देन टोकोलैटिक अपना डिलेड प्रेगनेंसी या कॉन्ट्रैक्शन कराता है. यूट्रस, ये यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करा. टोकोलैटिक इफेक्ट मतलब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराना. एंसिटस एस्थमेटिकस में भी इसका इस्तेमाल होता है. और ये होता है किसमें होता है, मेनली प्रेग्नेंट वुमेन्स में. देन MG टॉक्सिसिटी जो होती है, MG टॉक्सिसिटी इज अर्लिएस्ट साइन इज लॉस ऑफ पटिलर रिफ्लेक्स. अगर तुमको मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी है तो तुम्हारा सबसे पहला पटिलर रिफ्लेक्स चले जाएगा. और तो एंटीडोट है इसका विच इज वॉट, कैल्शियम ग्लूकोनेट. क्योंकि क्या हो रहा है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी. यस, क्योंकि मैग्नीशियम दे रहे हो. और तुमको पता होना चाहिए मैग्नीशियम का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कैल्शियम होता है. जैसे कि अपन ने देखा था आयरन का भी कॉम्पिटिटर कैल्शियम था, इसी से मैग्नीशियम का भी कैल्शियम होता है. पता होना चाहिए कि आयरन का भी क्या था, कैल्शियम था आयरन का. जब कैल्शियम रहता है एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा. सो धन्यवाद आपका, यहाँ तक आए और आपने पूरा एक्यूट अस्थमा पढ़ा. नेक्स्ट क्रॉनिक आएगा और अब चैनल ग्रो करेगा. प्लीज़ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट डालें जो आपको डाउट आ रहा है.